आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 13 फरवरी 2021 के इशू को। अब की बार के इशू की कवर स्टोरी है हाउ वेल विल वैक्सीन वर्क, कि वैक्सीन कितना अच्छे से काम कर पाएगी। अब की बार की कवर स्टोरी की शुरुआत, या बोल लीजिए पूरी मैगजीन की शुरुआत में ही बड़ा अच्छा एक कोट लिखा हुआ है कि इवन मिरेकल्स हैव देयर लिमिट्स, यानी चमत्कारों की भी सीमा होती है। और लिखा गया है कि वैक्सीन जो कि इतना जल्दी मार्केट में आ गया, 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन अवेलेबल था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यह मानना कि यह वैक्सीन कोविड को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी, ये सही नहीं है। वैक्सीन धीरे कर सकती है कोविड के फ्लो को, लेकिन अभी कोविड कुछ और साल लगातार सर्कुलेट होता रहेगा। कवर स्टोरी में ये भी जिक्र किया गया है कि कुछ साइंटिस्ट ये डर जता रहे हैं कि कोविड जो है वो परमानेंट होम बना सकता है इंसानों के अंदर, यानी कि अपना एक घर कर सकता है इंसानों के अंदर, उन्हीं बीमारियों की तरह जिसके अंदर हम मलेरिया या टीबी को काउंट करते हैं। कि बहुत कोशिशों के बाद भी ये इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं और इंसान इनसे आज भी लड़ रहा है। लगभग उसी तरीके से कोविड भी इंसानों के अंदर घर कर सकता है। और ऐसा क्यों है? वैक्सीन की लिमिटेशंस क्या हैं? 4 मेन रीज़न दिए गए हैं इस मैगजीन के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। तो पहला रीज़न लिखा गया है कि 7.8 बिलियन, जो कि इस समय इस विश्व की जनसंख्या है, इतने लोगों के लिए वैक्सीन बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इतने गरीब हैं कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही अवेलेबल नहीं हैं। आप कोल्ड स्टोरेज छोड़ दें, वहाँ पर सड़कों का भी अभाव है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, रोड नेटवर्क। तो वहाँ पर हर किसी को जा कर के वैक्सीन करना बहुत चैलेंज है। साथ में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपनी जनसंख्या का पेट ही नहीं भर पाते। उनके लिए कहाँ तक फाइनेंस होगा और कौन कौन से देश वैक्सीन फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वैक्सीन बनाना और प्रोवाइड करना इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। दूसरा रीज़न है वेरिएंट्स जो कि लगातार आ रहे हैं, वायरस के नए वेरिएशंस जो मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यूके का वेरिएंट का जिक्र आया, फिर साउथ अफ्रीका में पता चला कि एक नया वेरिएंट मिला है, जापान का भी आया, अभी हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में भी एक नया वेरिएंट मिला है। तो वेरिएंट जो है एक्सपेक्टेड थे, लेकिन साइंटिस्ट एक डर के साथ फ़िलहाल काम कर रहे हैं कि कभी भी ऐसा वेरिएंट आ सकता है जो कि अभी जितने टीके प्रचलित हैं, वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, वो उनके लिए रेजिस्टेंट हो। इस स्थिति में जितना भी काम किया गया है वैक्सीन के द्वारा, वो सब बेकार हो सकता है और हम वापस शून्य पर आकर खड़े हो सकते हैं। तो समस्या जो है अभी वह ख़त्म नहीं हुई है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं। इसके अंदर आप यूएस के को देख सकते हैं, यूके के लोगों को देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगवाना। वो एक वैक्सीन में किसी षड्यंत्र की बू सूंघ सकते हैं। वजह कोई भी हो, जो लोग ना कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, वो वास्तव में वैक्सीन को वायरस को रहने के लिए घर दे रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है एंटीबॉडीज़ की एज लिमिट का, यानी कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है वो कितने महीने तक रहेगी। हर एक वैक्सीन के अलग अलग एंटीबॉडीज़ ड्यूरेशन पता की गई हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। पर 1 साल से ऊपर एंटीबॉडीज़ की जो एज है वो अभी तक नहीं मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वो देश जिनके पास बड़ी जनसंख्या है और लिमिटेड मीडियम्स हैं, जैसे हिंदुस्तान उसमें एक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना की कोई खबर नहीं आती, पर अब चाइना को भी उसमें एक चैलेंज के तौर पे ले सकते हैं। इन देशों में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़े देश हैं, साइज़ में भी बड़े हैं, और क्योंकि ये डेवलपिंग नेशंस हैं तो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स भी कम अवेलेबल हैं। ऐसे देशों में जब तक सरकार दूसरे या तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में जाएगी, यानी कि 40% 50% तक पहुंचेगी,
तब तक 1 साल 6-8 महीने से ऊपर हो चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को पहले फेस में वैक्सीन हुआ था, उनकी शरीर की एंटीबॉडीज़ ख़त्म होने लग जाएंगी, उन्हें बूस्टर की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल बन गया है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे एंटीबॉडीज़ की एज कम होती जाती है। पीछे जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन हो चुके हैं, तो इस तरह से ये लगातार एक वैक्सीनेशन का साइकिल बन गया है। तो ये एक देखने वाली बात है कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप हो पाएगी जो लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज़ दे सके, एटलीस्ट 2 या 3 सालों की एंटीबॉडीज़ जिसमें एज हो, ताकि एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल हो सरकारों के पास वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। इन सब के चलते एक बड़ी अच्छी एक कोट दिया गया है आर्टिकल के अंदर कि हमको नॉर्मल को दोबारा परिभाषित करना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। हम प्री 2020 समाज या व्यवहार देखने अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी कुछ सालों तक कोविड को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। कोविड के लिए प्रिकॉशन के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और जब नॉर्मल का जिक्र किया गया तो 2 देशों की बात की गई है, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। दोनों ही देश अपने कोविड मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी फेमस रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों ही देशों ने अपने दरवाजे विदेशों से आने वाले लोगों के लिए बंद कर रखे हैं। सिंगापुर में भी लिमिटेड फ़्लाइट्स चल रही हैं और आने वाले लोग जो हैं, कुछ देशों को छोड़ के बाकी सभी देशों के जो आने वाले लोग हैं उनको क्वारंटीन होना पड़ता है और मैंडेटरी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। न्यूजीलैंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो सवाल यह है कि क्या ये इन 2 देशों के लिए नॉर्मल बन पाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों के अंदर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मार्केट है। कब तक ये दोनों देश टूरिज्म को इस तरह से सरवाइव करवा पाएंगे, और क्या ये नया नॉर्मल है? इसका मतलब ये कि क्या टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, इनके लिए चैलेंजेस अभी और लंबे हैं? तो ये भी एक देखने वाली बात है। आखिर में कहा गया है कि वैक्सीन बीमारी को टालने के लिए, यानी कि इस प्रेशर को जो अभी बना हुआ है हॉस्पिटल्स के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर, ये वैक्सीन इस प्रेशर को रिलीज़ करने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। पर अभी भी जो हैबिट ऑफ ह्यूमंस है, इंसानों का जो व्यवहार है, वही सबसे बड़ा इलाज है कोविड को मात देने का। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी चलने वाला है। वैक्सीन के चलते अभी ये सोचना कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगा, यह गलत है। यह अभी और रहेगा। पर आखिर में एक बात की कही गई है कि इस वैक्सीन ने, हम इसके बारे में कुछ भी बोलें, कितनी असरदार है, कितनी असरदार नहीं है, कहाँ तक लेकर के जाएगी, लेकिन संसार को एक सेफर प्लेस बना दिया है पिछले साल के मुकाबले। यानी 2020 में जो स्थिति थी, 2021 उससे सेफ दिखाई देती है। जैसे मैंने पहले कहा, 2019 की स्थिति वापस आते हुए भी दिखाई नहीं देती, लेकिन 2021 डेफिनेटली 2020 से सेफ है। दूसरी स्टोरी है, और ये मुझे बहुत पसंद आई, और मैं इस लाइन पर अभी कुछ पढ़ भी रहा था। दूसरी स्टोरी है इन्फ्लेट गेट, कि इन्फ्लेशन जो सर उठाना शुरू कर चुके हैं विश्व के कई देशों में, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमेनन की तरह आ सकती है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक साथ सर उठा सकती है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन यह पहली स्थिति हो सकती है जब पूरी दुनिया एकदम से हाई इन्फ्लेशन को फेस करे। पहला पॉइंट जैसे कि लिखा गया है कि यूरोजोन में पिछले 5 साल की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब बाइडन अपना 1.9 ट्रिलियन का पैकेज रिलीज़ करेंगे, जिसके चलते यूएस में लगभग हर एक इंसान को $1400 खर्च करने के लिए मिलेंगे, जैसे ही वह मनी रिलीज़ होनी शुरू होगी, यूएस भी एक इन्फ्लेशन का शॉक झेल सकता है। हिंदुस्तान ने भी 7% से ऊपर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की अक्टूबर 2020 में, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा थी। जनवरी में भी अगर मुझे सही से याद पड़ता है तो 6% के आसपास इन्फ्लेशन का था। और ये वो स्थितियां हैं जब ये सभी देश जिनका जिक्र किया गया है, यूरोजोन, इंडिया या यूएस, ये नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ में इतनी हाई इन्फ्लेशन भी आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह लिखी गई है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स अभी भी टूटी हुई हैं। इसका एक एग्जांपल आपने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग है पूरी दुनिया में, वो इस टाइम अंडर प्रेशर है, क्योंकि माइक्रोचिप्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। माइक्रोचिप्स बनाने वालों को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो चिप्स की कमी के चलते कार मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गई है। और इतना ही नहीं,
बहुत सारे प्रोडक्शन जो हैं उनके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और प्रोडक्शन धीरे पड़ गई है। आज 22 फरवरी 2021 है और 2 या 3 दिन पहले ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि चाइना ने बोला है कि मेटल्स की कॉस्ट बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्योंकि मेटल एक्सट्रैक्शन स्लो हो गया है। उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्री तक लाना भी एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि सप्लाई चेन टूटी हुई है और रॉ मटेरियल जब महंगा होता है तो फिनिश्ड गुड अपने आप महंगे होने लगते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन के बढ़ने का। साथ में कंटेनर शिप की जो कॉस्ट है वो दुनिया के कई देशों में बहुत तेज़ी से रिकॉर्ड की गई है बढ़ती हुई। 180% तक यूरो जोन में कंटेनर कॉस्ट 180% तक बढ़ी हुई रिकॉर्ड की गई है कई जगह पर। तो इससे भी इससे भी चीज़ें महंगी होंगी। ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि ग्लोबल बिजनेस आज भी शिपिंग पे ही चलता है। एयर से होने वाला बिजनेस बहुत छोटा सा है। दुनिया का लगभग सारा कह दीजिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज भी कंटेनर शिपमेंट के थ्रू होता है। उसके बढ़ने का मतलब है कि दुनिया में लगभग सभी जगह पर चीज़ों का महंगा हो जाना। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट जो कि $20 से नीचे आ गया था, और वो आपने किस्सा सुना ही होगा कि नेगेटिव भी हो गया था। कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी बिके थे ऑयल के। वो वापस $60 क्रॉस कर चुका है और ये माना जा रहा है कि ये और बढ़ता रहेगा, क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन कम करने के लिए तैयार नहीं है। ओपेक कंट्रीज़ का मानना ये है कि अभी ऑयल प्राइस को और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ओपेक कंट्रीज़ अपने इकोनॉमी के लिए सिर्फ तेल पर निर्भर करती हैं। सिर्फ तेल पर निर्भर करने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ऑयल का प्राइस कम होते ही उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रही है, तो इन देशों को भी चैलेंजेस रहेंगे। इसलिए ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि क्रूड का प्राइस बढ़े। और क्रूड प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो जाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम देश प्रोड्यूसर हैं। लगभग आप कह देंगे मैक्सिमम जो वर्ड है आप कह लेंगे 70-80% जो कि दुनिया है वो कंज्यूमर है। तो सभी के ऊपर इसका बर्डन पड़ेगा जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है। अब इसका असर क्या हुआ? इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है, सरकारों के पास सबसे पहला हथियार होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। हालांकि अगर आप देखें दुनिया में सभी इकोनॉमीज इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही हैं, लो प्रोडक्शन से जूझ रही है। हिंदुस्तान भी उनमें से एक है। ऐसे में टैक्स बढ़ा देना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही इसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा सोसाइटी के ऊपर। जनता सरकारों के विरुद्ध हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सबसे पहली चाबी होती है जो कि रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक्स यूज़ करते हैं बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के खिलाफ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसके बाद दुनिया में मिलने वाली चीप मनी खत्म हो जाएगी। दुनिया में चीप मनी इसलिए अवेलेबल थी क्योंकि यूएस और वेस्ट में लगभग सभी जगह इंटरेस्ट रेट जो है ज़ीरो चल रहा था लोन्स के ऊपर। तो एक तरह से फ्री मनी अवेलेबल था, लोग पैसा उठा उठा करके सभी जगह लगा रहे थे। तो शेयर मार्केट उससे बढ़ रहा था। आपने देखा कि स्टार्टअप का जो बूम आया हुआ है वहाँ वो भी सिर्फ फ्री मनी की वजह से ही है। तो ये फ्री मनी जो अवेलेबल था उसको आप धीमा पड़ते हुए या रुकते हुए भी देख सकते हैं। सबसे पहला इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा वॉल स्ट्रीट के ऊपर। वॉल स्ट्रीट या दुनिया के बड़े शेयर बाजारों के ऊपर, क्योंकि जब सस्ता मनी मिलना बंद हो जाएगा या कहें कि बैंकों में जब अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि अपना पैसा मार्केट से निकाल करके, जैसे कि शेयर मार्केट से निकाल करके बैंकों में रखेंगे, क्योंकि बैंकों से मिलने वाला इंटरेस्ट लगभग रिस्क फ्री होता है। तो आप बहुत बड़ा जो पैसा है उसका डिपार्चर देखेंगे शेयर मार्केट से निकल करके बैंकों की तरफ जाता हुआ। इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बाकी जो तमाम देश हैं, वहाँ पर आप शेयर मार्केट में आने वाले पैसे का जो फ्लो है, फ्री डॉलर जिसको बोला जाता है, फ्री डॉलर को धीमा पड़ते हुए देखेंगे। और इमर्जिंग मार्केट्स पे दुगनी मार पड़ेगी, क्योंकि जब यूएस और बड़ी शेयर मार्केट्स गिरती हैं या ठंडी पड़ती हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है छोटी मार्केट्स के ऊपर, जिनमें इंडिया भी है। नेगेटिव वाइब्स आते हैं और चाहे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन एक बिकवाली हमेशा देखने को मिलती है। तो आपको छोटी मार्केट्स में आपको एक नेगेटिव वाइब का सेंटिमेंट दिखाई देगा। साथ में आने वाला जो चीप मनी है वो भी धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा
यूएस के अंदर ही रखना पसंद करेंगे, या आप देखेंगे बाकी छोटे देशों से, जैसे इंडिया भी उनमें है, इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह इमर्जिंग मार्केट से, और डेवलप मार्केट से भी आप देखेंगे यूरोजोन यानी कि यूरो से और पाउंड से, इनसे भी पैसे का फ्लो आप यूएस मार्केट की तरफ होते हुए देखेंगे। तो ना केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पैसे का फ्लो, फ्री डॉलर का फ्लो रुकेगा, बल्कि आपको ये रिवर्स होते हुए भी दिखाई देगा। जो ऑलरेडी पैसा उन्होंने लगाया हुआ दुनिया भर की मार्केट्स में इन्वेस्टर्स ने, यूएस इन्वेस्टर्स ने, वो अपना पैसा वापस निकालेंगे, और अलग इन्वेस्टर्स भी जो नॉन यूएस हैं वो भी अपना पैसा मार्केट से निकाल करके यूएस में ही रखना पसंद करेंगे। तो आपको जो रिवर्स फ्लो है पैसे का वो दिखाई देगा। तो इसका एक अगला क्वेश्चन उठता है कि इंडियन मार्केट्स पे इसका क्या असर हो सकता है। इंडियन मार्केट्स पे हमने देखा पिछले लगभग 2.5-3 साल से कि एफआईआईज का जब बहुत इंटरेस्ट नहीं था इंडियन मार्केट में, तो डीआईआईज ने बहुत शॉपिंग की। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने बहुत शॉपिंग किया, बहुत माल उठाया मार्केट से, शेयर मार्केट से, और लगभग उन्होंने मार्केट को थाम के भी रखा नेगेटिव सेंटिमेंट्स के दौरान भी। पर अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से, जब से 12,000 निफ्टी ने क्रॉस किया है, तो डीआईआई सेल कर रहे हैं और एफआईआईज खरीद रहे हैं। ऐसे एक सेंटिमेंट मार्केट में है कि अगर एफआईआईज दोबारा बेचना शुरू करते हैं तो डीआईआईज खरीदने की स्थिति में है, लोगों के पास अभी पैसा लगाने के लिए है। तो अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मुझे लगता नहीं कि शेयर मार्केट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हमें एक शॉक देखने को जरूर मिल सकता है, पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर डीआईआईज अपना हाथ खींच लेते हैं इन्वेस्टमेंट से या शेयर मार्केट में पैसा लगाने से, और एफआईआईज अपना पैसा, अपने शेयर्स ऑफलोड करते हैं, बेचते हैं, तो हाँ, शेयर मार्केट को कुछ चैलेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये थी इकोनॉमिस्ट 13 फरवरी 2021 की मेन स्टोरीज, दो मेन स्टोरीज। आज 22 फरवरी है, इस वीक का इकोनॉमिस्ट भी पब्लिश हो चुका है। जल्दी ही उसको पढ़ करके आपको उसका फीडबैक भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।